नमस्कार। पिछले वीडियो में हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार के योगदान के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बिंबिसार के प्रारंभिक जीवन, उसके वंश और उसके वैवाहिक जो संबंध थे, जिनके फलस्वरूप उसने अपनी न केवल आंतरिक स्थिति को मजबूत किया बल्कि मगध साम्राज्य की वो शक्ति में वृद्धि करने के साथ साथ उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि की, उसके ऊपर वो चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम बिंबिसार द्वारा साम्राज्य विस्तार यानी मगध के एक साम्राज्य के रूप में विस्तार हेतु क्या क्या प्रयास किए गए और किन किन क्षेत्रों पर उसके द्वारा विजय प्राप्त करके मगध को है वो एक शक्तिशाली जनपद के शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में, प्रथम साम्राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए और कौन कौन से क्षेत्रों को उसके द्वारा विजित किया गया, इसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। साथ ही हम उसके शासन प्रबंध के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे और बिंबिसार का जो अंतिम जीवन, जो अंतिम समय था, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बिंबिसार के द्वारा मगध का विस्तार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, बिंबिसार द्वारा मगध का जो साम्राज्य है उसके विस्तार की दिशा में पहला कदम जो है वो काशी राज्य की प्राप्ति था, जिसके बारे में हम पूर्व में पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि बिंबिसार को कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी के साथ विवाह के कारण दहेज स्वरूप है वो काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए के लगभग 1 लाख रुपए थी। काशी की प्राप्ति से न केवल और इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप न केवल बिंबिसार की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, बल्कि साथ ही साथ मगध साम्राज्य के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई। साम्राज्य विस्तार की दिशा में बिंबिसार का जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम है वो अंग राज्य की विजय माना जाता है। अंग विजय है वो बिंबिसार के शासनकाल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जो प्राचीन श्रुतियां हैं उन श्रुतियों के अनुसार जो अंग महाजनपद था उसके मगध महाजनपद के साथ जो संबंध है वो अत्यंत कटु थे और इन्हीं खराब संबंधों के कारण दोनों राज्यों या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों महाजनपदों के मध्य निरंतर संघर्ष हुए और जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों के अनुसार बिंबिसार का पिता भी एक संघर्ष में जो अंग नरेश था उससे पराजित हुआ। अतः बिंबिसार अपने पिता की इस पराजय का बदला लेना चाहता था और जब उसने वैवाहिक संबंधों के यानी बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी आंतरिक स्थिति को है वो सुदृढ़ बनाने में सफल रहा, अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया, उसके बाद उसने है वो अंग जनपद महाजनपद पर है वो आक्रमण किया। जिस समय बिंबिसार द्वारा अंग पर आक्रमण किया गया उस समय अंग का शासक है वो ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति थे, जो इस संघर्ष में पराजित होकर है वो मारा गया और अंग पर है वो मगध का अधिकार हुआ। और बिंबिसार के द्वारा अंग पर अधिकार करने के बाद उसे मगध साम्राज्य में विलीन कर उसको एक मगध साम्राज्य का एक पृथक प्रांत बनाया गया और पृथक प्रांत बनाने के पश्चात अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया। इस प्रकार जो अंग है वो मगध साम्राज्य में है वो विलीन कर लिया गया
इस प्रकार बिंबिसार के शासनकाल में काशी के साथ साथ अंग महाजनपद भी मगध साम्राज्य में विलीन हो गया और उसके क्षेत्रफल में हुआ भूतपूर्व वृद्धि। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस समय बिंबिसार के राज्य में लगभग 80,000 ग्राम सम्मिलित थे। मगध साम्राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी थी वो गिरिव्रज थी, जिसे कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता था। गिरिव्रज जो है वो मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा के निकट स्थित होने के कारण एक प्रकार से असुरक्षित थी, क्योंकि मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर उस समय उत्तर भारत की अत्यंत ही युद्धप्रिय जाति जो थी, जो लिच्छवी थी, जो कि वैशाली गणराज्य में प्रमुख थे। जो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है वो मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित था। ऐसी स्थिति में मगध की जो राजधानी गिरिव्रज या कुशाग्रपुर थी वो लिच्छवियों के आक्रमण के भय के कारण सदैव एक प्रकार से असुरक्षित रही थी। ऐसी स्थिति में बिंबिसार ने अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए उसने गिरिव्रज के स्थान पर राजगृह को है वो अपनी राजधानी बनाया। राजगृह को है वो मगध साम्राज्य की है वो राजधानी बनाया। राजगृह जो है वो वज्जी संघ या कह सकते हैं कि साम्राज्य की जो सीमावर्ती क्षेत्र से जो उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र था उससे काफ़ी दूर स्थित है तथा लगभग साम्राज्य के केंद्र में स्थित है। इस कथन की पुष्टि है वो ह्वेनसांग भी करता है, परंतु फाहियान जो चीनी यात्री था जो ह्वेनसांग से पहले आए थे उसके अनुसार गिरिव्रज के स्थान पर राजगृह को राजधानी बनाने वाला शासक बिंबिसार ने होकर अजातशत्रु था। खैर जो भी हो, परंतु अधिकांश विद्वान, आधुनिक जो विद्वान है वो इस बात पर सहमत है कि राजगृह गिरिव्रज के स्थान पर राजगृह को जो राजधानी है वो बिंबिसार के द्वारा है वो बनाया गया था। बिंबिसार का जो शासन प्रबंध है उस शासन प्रबंध या शासन व्यवस्था के बारे में भी हमें सर्वाधिक जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि बिंबिसार की जो शासन व्यवस्था है उस पर बौद्ध ग्रंथ ही पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। बौद्ध ग्रंथों से ही हमें विदित होता है कि बिंबिसार जो है वो एक कुशल सेनानायक और चतुर कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक योग्य प्रशासक भी था। उसके शासन जो प्रबंध है वो अत्यंत ही सुव्यवस्थित था। वह शासन प्रबंध के मामले में अत्यंत कठोर था, यहाँ तक कि वह अपने मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों पर भी के प्रति भी कठोर अनुशासन और कड़ाई का व्यवहार करता था। चूंकि उस समय निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और राजा ही राज्य का है वो साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, परंतु बिंबिसार के समय हमें प्रांतों और गांवों की जो शासन व्यवस्था थी उसमें स्थानीय स्वशासन का उल्लेख भी मिलता है। बिंबिसार के समय के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उन बौद्ध ग्रंथों में हमें मगध साम्राज्य के जो प्रांत थे उन प्रांतों तथा गांवों को है वो स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त अधिकार दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। उन बौद्ध ग्रंथों से ही ज्ञात होता है कि जो ग्राम था उन ग्रामों में ग्राम सभाएं ही गांवों का है जो शासन प्रबंध है वो संभालती थी और शासन प्रबंध है वो चलाती थी। गांव का या ग्राम सभा का जो मुखिया है वो ग्रामिक कहलाता था, जो ग्राम के शासन प्रबंध के लिए उत्तरदायी व्यक्ति माना जाता था। बौद्ध ग्रंथ जो महावग है
उसमें बिंबिसार के समय 70,000 ग्रामनिकों की एक महत्वपूर्ण है वो सभा या संस्था का उल्लेख मिलता है। यद्यपि कुछ बौद्ध ग्रंथों में है वो 80,000 ग्राम मुखियाओं यानी ग्रामनिकों की एक संस्था का, महत्वपूर्ण संस्था का उल्लेख मिलता है। प्रांतों की जो शासन व्यवस्था थी, संपूर्ण साम्राज्य को है वो संपूर्ण साम्राज्य को सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो उपराजा कहलाता था। उपराजा के पद पर सामान्यतया युवराज या राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। राजकुमारों के हैं अवयस्क होने की स्थिति में ही किसी राजवंश से संबंधित या किसी योग्य व्यक्ति को ही इस पद पर है वो नियुक्त किया जाता था। इस उपराजा की नियुक्ति है वो राजा या सम्राट द्वारा ही की जाती थी। उपराजा को है वो प्रांतीय शासन में कुछ महत्वपूर्ण जो छूट है वो एक प्रकार से अधिकार भी प्रदान किए गए थे। उसे प्रांत के मुख्य नगर में ही अपना मुख्यालय है वो स्थापित करना पड़ता था। उसे प्रांतीय मामलों में या प्रांतीय शासन में कुछ स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई थी। इसी प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो सम्राट या राजा होता था उसकी सहायता के लिए मंत्रियों का उल्लेख में मिलता है। जो समकालीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उन बौद्ध ग्रंथों में है वो मंत्रियों, जिन्हें महामात्र कहा गया है, महामात्रों का उल्लेख मिलता है। महामात्र या मंत्रियों के पद पर सामान्यतः कुलीन या उच्च वंश के लोगों को ही नियुक्त किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। इन मंत्रियों की वो 3 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। पहला है सबाथक, दूसरा है व्यवहारिक और तीसरा है सेनानायक। देखिए, राज्य के सामान्य प्रशासन से संबंधित जो पदाधिकारी होते थे उनको सबाथक कहा जाता था, जबकि न्याय प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी होते थे यानी न्यायपालिका से संबंधित जो अधिकारी होते थे उनको व्यवहारिक कहा जाता था, तथा सेना से संबंधित और सेना और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जो अधिकारी होते थे या सेना का जो संचालन करने वाले जो नायक होते थे उनको सेना नायक कहा जाता था। चूंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक प्रकार से संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी स्तरों पर है वो बड़े पैमाने पर है वो परिवर्तन हो रहे थे। ऐसी स्थिति में सेना का महत्व है वो बहुत अधिक था। इसी कारण सेना का जो प्रधान सेना नायक होता था, प्रधान सेनापति होता था, उसके पद पर अत्यंत ही विश्वस्त और अनुभवी व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। इसी प्रकार बिंबिसार का जो दंड विधान है वो भी अत्यंत कठोर था। राजा या सम्राट है वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि कारावास के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक दंड हैं वो भी बिंबिसार के समय दिए जाते थे। इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन खाल खींचना, जीभ खींचना जैसे जो कठोर अमानुषिक अत्याचार है उनका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार बिंबिसार है वो एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ संभवतः कला, साहित्य और संस्कृति का संरक्षक भी था। बिंबिसार ने वो अपने राज्य में कला और विद्या यानी जो साहित्य और संस्कृति है उसको प्रोत्साहित करने की भी नीति संभवतः अपनाई, और उसने अपनी राजधानी राजगृह को उस समय उत्तर भारत की सभ्यता और संस्कृति के एक पूर्ण केंद्र के रूप में वो स्थापित करने में वो सफल रहा।
उस समय का प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक जीवक उसी के दरबार में, उसी के संरक्षण में रहता था। इसी प्रकार 6ठी शताब्दी से पूर्व का एक प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद भी उसका दरबारी वास्तुकार था। अगला प्रश्न उठता है कि बिंबिसार का धर्म क्या था, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हम कई बार पूछा जाता है कि किस शासक ने कौन से प्राचीन काल में कौन से शासकों ने वो किस धर्म का वो संरक्षण प्रदान किया था। अजातशत्रु ने कौन से को, बिंबिसार ने कौन से धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो हमें उनके धर्म के बारे में भी जानना आवश्यक है। बिंबिसार ने जिस समय जन्म लिया और जिस समय उसका एक सम्राट के रूप में उद्भव हुआ, उस युग में है वो कई मतों और संप्रदायों का जन्म हो चुका था। और प्राचीन जो वैदिक धर्म है वो एक प्रकार से तर्क और बुद्धि आधारित विचारों के कारण निरंतर लड़खड़ा रहा था। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका था। दोनों ही अपने अपने मत और धर्म का प्रचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में यानी धर्म के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में बिंबिसार ने धर्म सहिष्णुता की नीति का है वो अनुसरण किया। उसने सभी धर्मों को है वो समान आदर प्रदान किया। परंतु हमें बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि बिंबिसार शासक बनने के समय वैदिक धर्म का अनुयायी था। परंतु जब पहली बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह आए तो बिंबिसार महात्मा बुद्ध से अत्यधिक प्रभावित हुआ, किंतु उसने तत्काल बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया। बिंबिसार का जो पुरोहित प्रधानमंत्री था जिसका नाम महाकश्यप, जो कि एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान था, वैदिक धर्म का अनुयायी था, जिसका मगध साम्राज्य में है वो अत्यंत ही आदर सम्मान और प्रतिष्ठा थी। जब वह शास्त्रार्थ में धार्मिक वाद विवाद में महात्मा बुद्ध से पराजित हो गया और उसने जब अपने 500 है वो साथियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो इससे बिंबिसार है वो एक प्रकार से प्रभावित हुआ। परंतु इसके बाद भी उसने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद जब महात्मा बुद्ध पुनः राजगृह आए तो बिंबिसार ने है वो एक प्रकार से उन्हें अपना गुरु मानकर बौद्ध धर्म है वो अंगीकार कर लिया और जीवन पर्यंत है वो बौद्ध धर्म के उत्थान में लगा रहा। उसके द्वारा बौद्ध संघों को है वो दान दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। परंतु जो जैन ग्रंथ है उन जैन ग्रंथों से विदित होता है, ज्ञात होता है कि बिंबिसार जो है वो जैन धर्म में आस्था रखता था। इसके पीछे तर्क भी दिया जाता है आधुनिक इतिहासकारों द्वारा कि महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे और बिंबिसार दोनों के मध्य पारिवारिक संबंध थे। बिंबिसार की जो लिच्छवी पत्नी थी, जो कि लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की सबसे छोटी पुत्री थी चेलन्ना, वो रिश्ते में महावीर स्वामी की है वो बहन लगती थी और संभवतः चेलन्ना के कारण ही बिंबिसार पर है वो जैन धर्म का प्रभाव पड़ा, जिसकी पुष्टि अन्य जैन ग्रंथों से भी होती है। उत्तराध्ययन सूत्र नामक जो जैन ग्रंथ है उसमें भी महावीर स्वामी और बिंबिसार के मध्य भेंट का उल्लेख मिलता है। तो जैन ग्रंथों से ऐसा विदित होता है कि संभवतः बिंबिसार ने वो जैन धर्म का भी उस पर व्यापक प्रभाव था। वही बौद्ध जो ग्रंथ है उन बौद्ध ग्रंथों से उसके द्वारा बौद्ध धर्म हम ग्रहण करने का स्पष्टतः उल्लेख मिलता है। बिंबिसार के जो अंतिम दिन थे वो अत्यंत ही
शोचनीय अवस्था में और कष्टजनक भी थी, इसका उल्लेख एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष करता है। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार का जो अंतिम समय था वो अत्यंत ही शोचनीय अवस्था में व्यतीत हुआ। बिंबिसार को अपने ही पुत्र अजातशत्रु के वो हाथों मरना पड़ा। बुद्ध घोष के कथन की जो पुष्टि है वो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक से भी होती है। बौद्ध ग्रंथों से ही हमें याद होता है कि जो अजातशत्रु था उसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर अपने पिता बिंबिसार को है वो बंदी बनाकर है वो कारावास में डाल दिया तथा कुछ समय पश्चात उनका भोजन भी बंद करवा दिया। परिणाम स्वरूप बिंबिसार की है वो मृत्यु हो गई। वहीं जैन ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि कारावास में डालने जाने के बाद बिंबिसार द्वारा है वो अन्न जल का त्याग कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु के द्वारा अपने पिता को जो अमानुषिक यातनाएं दी गई थी, उन यातनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अगला प्रश्न यह उठता है कि बिंबिसार ने कितने समय तक शासन किया था। देखिए, बिंबिसार ने कितने वर्ष तक शासन किया, यह भी एक प्रकार से विवाद का विषय है। इस प्रश्न पर भी इतिहासकारों के मध्य मतभेद है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष तक 52 वर्ष तक वो शासन किया था, जबकि जो पुराण है उनके अनुसार बिंबिसार ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया था। 28 वर्षों तक शासन किया था। इसका एक समाधान हमें भास नामक जो विद्वान है उसके ग्रंथ स्वप्न वासवदत्ता और पुराणों में ही हमें इसका जो विकल्प है या जो उत्तर है वो मिल जाता है। भास के स्वप्न वासवदत्ता और पुराणों के अनुसार बिंबिसार के बाद उसका पुत्र दर्शक है वो शासक बना था, जबकि बौद्ध ग्रंथ है वो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु को उसका है वो उत्तराधिकारी मानते हैं। तो उसी के आधार पर आधुनिक इतिहासकार जो विमल चंद्र पांडे हैं उनका मानना है कि संभवतः बिंदुसार ने जो प्रारंभिक 28 वर्ष थे, 28 वर्षों तक है वो बिंदुसार ने स्वयं शासन किया। तत्पश्चात जो शेष 24 वर्ष थे वो दर्शक ने अपने पिता बिंदुसार की ओर से है वो दर्शक ने है वो शेष 24 वर्षों तक है वो शासन किया था। तो इस प्रकार संभवतः पुराणों में जो बौद्ध ग्रंथ जो है जो बौद्ध ग्रंथ महावंश है उस महावंश में संभवतः इन दोनों के यानी कि बिंदुसार और दर्शक दोनों के शासन काल को जोड़कर ही संभवतः 52 वर्ष बिंदुसार का शासन काल बताया गया। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम है वो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंदुसार के पुत्र अजातशत्रु के योगदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।